जय हिंद फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के बीच कहानी जहां लक्ष्मी कैद है उसके बारे में बात करेंगे। और ये कहानी जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है, जो यूपी का सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ये कहानी सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। ये कहानी 1957 में प्रकाशित हुई और ये कहानी जो है राजेंद्र यादव जी की कहानी एक सामाजिक यथार्थ का बोध कराने वाली कहानी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने विधा में सशक्त कहानी के रूप में हमारे समक्ष आती है। इस कहानी के माध्यम से राजेंद्र यादव जी ने जो आधुनिक मानव है, जो धन अर्जन और अपने ही स्वार्थ लिप्सा में किस तरीके से एक कह सकते हैं कि धन अर्जन के मोह में वो इतना मोहपास में फंसा हुआ है कि वो दानों के स्तर तक पर गिर करके भी दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करने के बारे में सोचते हुए तनिक भी विचलित नहीं होता। यहाँ पे लक्ष्मी के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे इसके जीवन को कुंठा, अभाव और तमाम ऐसी विकट समस्याओं परिस्थितियों से भर दिया जाता है कि अंततोगत्वा वो अंत में अपने जीवन को पराभूत होकर अपने अस्तित्व को खो बैठती है। कुछ पात्र हैं इसमें, जैसे गोविंदी, लक्ष्मी, लाला रूपाराम, रामस्वरूप, सलीम, दिलावर। तो चलिए कहानी सुनते हैं। जरा ठहरिए, ये कहानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में नहीं, लक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी कैद से छूटना चाहती है। कैद से छूटना चाहती है, कौन सा कैद? इन दो नामों में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है जैसा कि कुछ क्षण के लिए गोविंद को हो गया। एकदम घबराकर जब गोविंद की आंखें खुली तो वह पसीने से तर था और उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं अचानक उसका धड़कन बंद ना हो जाए। अंधेरे में उसने 5-6 बार पलकें झपकाई। पहली बार तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि कहाँ है, कैसा है। एकदम दिशा और साधन का ज्ञान उसे भूल ही गया। पास के हाल की घड़ी ने 1 घंटा का बजाया, यानी 1 का घंटा बजाया कि 1 बज गया है, तो उसकी समझ में ये नहीं आया कि वो घड़ी है और वो कहाँ से है, कहाँ से बज रहा है। फिर धीरे धीरे उसे ध्यान आया। उसने जोर से अपने गाल का पसीना पोंछा और उसे लगा उसे दिमाग में फिर वही खटखट गूंजी जो भी गूंज रही थी। पता नहीं सपने में या सचमुच ही अचानक गोविंद को ऐसा लगा था जैसे किसी ने किवाड़ पर 3-4 बार खटखट की हो और गिड़गिड़ा कर कहा हो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। ये कैसी आवाज़ थी, मुझे निकालो, मुझे निकालो? और वह आवाज़ कुछ ऐसे रहस्यमय ढंग से आकर उसकी चेतना को कोसने लगी कि वो बौखला गया। सचमुच यह किसी की आवाज़ थी जो महज उसका भ्रम था? ये उसके सामने भी एक प्रश्न चिन्ह था। फिर उसे धीरे धीरे याद आया कि यह भ्रम ही था और वह लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा अभिभूत सोया था कि वह स्वप्न में भी छाई रही। लेकिन वास्तव में यह आवाज़ कैसी विचित्र थी, कैसी साफ थी। उसने कई बार सुना था कि अमुक स्त्री या पुरुष से जो स्वप्न में आकर कोई कहता है मुझे निकालो, मुझे निकालो, फिर वो धीरे धीरे उसे सताने भी लगता है और वहाँ खुदवाने पर कढ़ाई या हांडी में भरे सोने चांदी के सिक्के या माया उसे मिलती है और वह देखते देखते मालामाल हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी अनधिकारी आदमी ने उस द्रव्य को निकलवाना चाहा तो उसमें कौड़ियों और कोयले निकले या फिर उसके कोड़ फूट आए या घर में कोई मृत्यु हो गई। कहीं इसी तरह धरती के नीचे से उसे कोई लक्ष्मी तो नहीं पुकार रही है। और वह बड़ी देर तक सोचता रहा। उसके दिमाग में फिर लक्ष्मी का किस्सा साकार होने लगा और वह मूर्छित सा पड़ा रहा। दूर कहीं दूसरे घड़ियाल ने फिर वही 1 घंटा बजाया। गोविंद से अब नहीं रहा गया। रजाई को चारों तरफ से बंद रखे हुए ही बड़े संभल कर उसने कोहनी तक हाथ निकाला। लेटे ही लेटे अलमारी के खाने से किताब कापियों के बगल से उसने अधजली मोमबत्तियाँ निकाली। वहीं कहीं से खोज कर दिया सलाई निकाली और आधा उठकर ताकि जाड़े में दूसरा हाथ पूरा ना निकलना पड़े उसने 2-3 बार घिस कर दिया सलाई जलाई। मोमबत्ती रोशन की ओर पिघले मोम की बूंद टपकाकर उसे दावत के ढक्कन के ऊपर जमा दिए। धीरे धीरे हिलती रोशनी में उसने देख लिया कि किवाड़ा तो पूरा ही बंद है और दरवाजे के सामने वाली दीवार में बनी जाली लगे रोशनदान के ऊपर दूसरी मंजिल से हल्की हल्की जो रोशनी आती है वह भी बुझ चुकी है।
सब कुछ कितना शांत हो चुका है। बिजली का स्विच यद्यपि उसके तख्त के ऊपर ही लगा था, लेकिन एक तो जाड़े में रजाई समेत या रजाई छोड़कर खड़े होने का आलस्य, दूसरा लाला रूपाराम का डर। सुबह ही कहेगा, गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल, जिसका सीधा अर्थ होगा कि बड़ी बिजली खर्च करते हो। दरअसल ये लाला रूपाराम उसका मालिक है, जहाँ पे ये गोविंद जो है रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है, और लक्ष्मी लाला रूपाराम की बेटी होती है। लेकिन यहाँ देखना है कि रूपाराम अपनी बेटी के साथ क्या करता है। फिर उसने चुपके से, जैसे कोई उसे देख रहा हो, तकिए के नीचे से रजाई के भीतर ही भीतर हाथ बढ़ाकर फिर वह पत्रिका निकाल ली और गर्दन के पास से हाथ निकाल कर उसके 47वें पन्ने को 20वीं बार खोलकर बड़ी देर घूरता रहा। 1 बजे की पठानकोट एक्सप्रेस और जब दहाड़ती हुई गुजर गई तो सहसा उसे होश आया। 47 और 48 जो पन्ने उसके सामने खुले थे, उनमें जगह जगह नीली स्याही से कुछ पंक्तियों के नीचे लाइन लिखी थी। यही नहीं, उससे पन्ने का कोना मोड़कर उन्हीं लाइनों की तरफ विशेष रूप से ध्यान खींचा। अब तक गोविंद उन या उनके आसपास की लाइनों को 20 बार से अधिक घूर चुका था। उसने संकित निगाहों से इधर उधर देखा और फिर एक बार उन पंक्तियों को पढ़ा। जितनी बार उन्हें वो पढ़ता, उसका दिल एक अनजान आनंद से गूंज उठता, ये कह सकते कि बोझ से धड़क उठता, और वो भनभना जाता। जब यह पत्रिका उसे मिली थी, यद्यपि इस बीच उसकी मानसिक दशा कई विकट स्थितियों से गुजर चुकी थी, फिर भी वह बड़ी देर तक काली स्याही से छपी कहानी के अक्षर को स्थिर निगाहों से घूरता रहा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा, यह अक्षरों की पंक्ति एक छपे कहानी के अक्षरों को स्थिर निगाहों से क्या घूर रहा है। धीरे धीरे उसे ऐसा भी लगा जैसे खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरों वाली एक निरीह लड़की का चेहरा झांक रहा हो। और फिर उसके दिमाग में बचपन की सुनी कहानी साकार होने लगी। शिकार खेलने में साथियों का साथ छूट जाने पर भटकता हुआ एक राजकुमार अपने थके मादे घोड़े पर बिल्कुल वीराने में समुद्र के किनारे बने एक विशाल सुनसान किले के नीचे जा पहुंचता है। वहां ऊपर खिड़की में उसे एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बैठी दिखाई देती है, जिसे एक राक्षस ने लाकर वहां कैद कर लिया था। छोटे से छोटे विवरण के साथ खिड़की में बैठी राजकुमारी की तस्वीर गोविंद की आंखों के आगे स्पष्ट और मूर्त हो उठी। फिर उसे लगा जैसे वही राजकुमारी उन रेखांकित छपी लाइनों के पीछे से झांक रही है। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख गई हैं, उसके ओठ पपड़ा गए हैं, चेहरा मुरझा गया और रेशमी बाल मकड़ी के जाल जैसे लगते हैं, जिसे पूरे उसके शरीर से एक आवाज निकलती है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गोविंद के मन में उस अनजान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जैसे रह रहकर कोई कुरेदने लगा। एक आध बार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह रहकर कुछ करने की उत्तेजना को वो अपने तख्त और कोठरी की दीवार के बीच में बची 2 फीट चौड़ी गली में घुस घुस कर दूर कर दे। तो क्या सचमुच लक्ष्मी ने यह सब उसी के लिए लिखा है? लेकिन उसने तो लक्ष्मी को देखा तक नहीं है। अगर अपनी कल्पना में किसी जवान लड़की का चेहरा आए भी तो आखिर कैसी हो? कुछ और भी बातें थी कि वह लक्ष्मी के रूप में एक सुंदर लड़की के चेहरे की कल्पना करने से डरता था। उसकी ठीक शकल, सूरत और उम्र भी उसे मालूम नहीं थी। गोविंद यह अच्छी तरह जानता था कि यह सब उसी के लिए लिखा गया है, ये लाइनें खींचकर उसी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। फिर भी वह इस अप्रत्याशित बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता था। वह अपने को इस लायक भी नहीं समझता था कि कोई लड़की इस तरह उसे संकेत करेगी। यो शहर के बारे में उसने बहुत सुन रखा था, लेकिन ये सोचा भी नहीं था कि गांव में इंटरव्यू पास करके शहर आने के 1 हफ्ते में उसके सामने एक सौभाग्यपूर्ण बात आ जाएगी। वह जब जब इन पंक्तियों को पढ़ता तब तब उसका सिर इस तरह चकराने लगता जैसे किसी 10 मंजिले मकान से नीचे झांक रहा हो। जो उसने पहले पंक्तियां देखी थी तो इस तरह उछल पड़ा था जैसे हाथ में अंगारा आ गया हो। बात यह हुई कि चक्की वाले हॉल में ईंटों के चबूतरे पर पुरानी काठ की संदूकची के ऊपर लंबा पतला रजिस्टर खोले दिन भर का हिसाब मिला रहा था। तभी लाला रूपाराम का सबसे छोटा, करीबन वही 9-10 साल का लड़का रामस्वरूप, तो ये लाला जो है लाला रूपाराम होंगे, उनके बेटे रामस्वरूप हैं, और रामस्वरूप हुई 9-10 साल का है। वो बेटा उनका खड़ा होता है लाला रूपाराम के पास। ये लड़का एक फटे पुराने से चेस्टर की, जो साफ की ही किसी बड़े भाई की चेस्टर को कटवाकर बनवाया गया होगा, जेब में दोनों हाथों को ठूस पास से खड़ा था, यानी ठूसे पास खड़ा था।
गोविंद जब पहले ही दिन आया था और हिसाब कर रहा था तभी यह लड़का भी आ खड़ा हुआ था। उस दिन लाला रूपाराम भी थी, इसलिए सिर्फ यह दिखाने को कि वह उनके सुपुत्र में भी काफ़ी रुचि रखता है, उसने नियमानुसार नाम, उम्र और स्कूल क्लास इत्यादि पूछे थे। नाम राम स्वरूप, उम्र 9 साल, चुंगी प्राइमरी स्कूल में 4थे क्लास में पढ़ता था। फिर सुबह शाम गोविंद उसे चेस्टर की छाया से ही जानने लगा था। शकल देखने की जरूरत ही नहीं होती थी। चेस्टर के नीचे नेकर पहने होने के कारण उसकी पतली टांगें खुली रहती और वह पाँव में बड़े पुराने क्रिमिच के जूते पहने होता। उनकी फटी निकली जीभों को देखकर उसे हमेशा दुम काटे कुत्ते की पूंछ का ध्यान आ ही उठता। थोड़ी देर उसका लिखना ताकते रहकर लड़के ने चेस्टर के बटनों के कसा और छाती के बीच में रखी पत्रिका निकालकर उसके सामने रख दी और बोला, मुंशी जी, लक्ष्मी जी ने कहा है हमें कुछ और पढ़ने को दीजिए। अच्छा, कल देंगे, मन ही मन भन्नाकर उसने कहा। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लाला रूपाराम क्या है, ये पे गोविंद जो है रहकर पढ़ाई करता है और जो राम स्वरूप यानी छोटा भाई होता है लक्ष्मी का, वो आता है और लक्ष्मी को पढ़ने का बहुत शौक़ होता है तो वो कुछ पढ़ने के लिए मांगती है। तो ये गोविंद कहता है कि देंगे कल। यहाँ आकर उसे जो मुंशी जी का नया किताब मिला उसे सुनकर उसकी आत्मा खाक हो जाती। एक्चुअली ये जो आया था गोविंद, इसको मुंशी जी कह के, क्योंकि वो काम काज वित्त संबंधी काम देख रहा था तो उसको मुंशी कहते थे। ये नाम उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो जैसे ही वो मुंशी सुनता था तो उसके मतलब कि एक तरीके से भन्ना जाता था, आत्मा उसकी खाक हो जाती थी। मुंशी नाम के साथ जो एक कान पर कलम लगाए, गोल मोल टोपी, पुराना कुर्ता पहन, मतलब कि एक दृश्य उभर आता था कि एक मुड़े तुड़े आदमी की तस्वीर आ जाती थी। उसे 20-22 साल का युवक गोविंद संभाल ही नहीं पाता। उसे लगता है कि मैं मुंशी कैसे, मुझे मुंशी नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। लाला रूपाराम उसी गांव के हैं, शायद उसके पिता के साथ 2-3 जमात पढ़े भी थे। शहर आते ही आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई चला सकने के लिए किसी ट्यूशन इत्यादि या छोटे पार्ट टाइम काम के लिए लाला रूपाराम से भी वह मिला था। उन्होंने अत्यंत उत्साह से उसके मृत बाप को याद करके कहा, भैया तुम तो अपने ही बच्चे हो, जरा हमारी चक्की का हिसाब किताब घंटे आध घंटे देख लिया करो और मज़े में चक्की के पास जो कोठरी है उसमें पड़े रहो, अपने पढ़ो, आटे की यहाँ तो कमी है ही नहीं। और अत्यंत कृतज्ञता से गदगद वह उनकी कोठरी में आ गया। पहली रात हिसाब लिखने का ढंग समझते हुए लाला रूपाराम मोतियाबिंद वाले चश्मे के मोटे मोटे कांचों के पीस से, मोर पंछी के चंदोए से दिखती आंखों और मोटे ओठों से मुस्कुराते हुए उसका सम्मान बढ़ाने को मुंशी जी कह बैठे थे और वो चौंक पड़ा। लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि यहाँ जम जाने के बाद वह विनम्रता से इस सब का विरोध करेगा। राम स्वरूप से मुंशी जी नाम सुनकर उसकी भौहें तन गई, इसलिए उसने उपेक्षा से वह उत्तर दिया था, कल जरूर दीजिएगा। राम स्वरूप ने फिर अनुरोध किया। हाँ भाई जरूर देंगे, उसने दांत पीसकर कहा, लेकिन चुप ही रहा। वह अक्सर लक्ष्मी का नाम सुनता था, हालांकि उसकी कोठरी बिल्कुल सड़क की तरफ अलग ही पड़ती थी, लेकिन उसमें पीछे की तरफ जो एक जालीदार छोटा सा रोशनदान था वह घर के भीतर नीचे की मंजिल के चौक में खुलता था। लाला रूपाराम का परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था और नीचे सामने की तरफ पंचक्की थी। पीछे कई तरह की चीज़ों का स्टोर रूम था। इस लक्ष्मी नाम के प्रति उसे उत्सुकता और रुचि इसलिए भी बहुत ही, चाहे कोठरी में हो या बाहर, पंचक्की के हाल में हर 5वें मिनट पर उसका नाम विभिन्न रूपों में सुनाई देता ही था। लक्ष्मी बीवी ने ये कहा है, रुपए लक्ष्मी बीवी के पास है, चाबी लक्ष्मी बीवी को देना है। और उसके जवाब में जो एक पतली तीखी सी अधिकारपूर्ण आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन स्वयं वह कैसी है इसकी झलक भर देख पाने को उसका दिल कभी कभी बुरी तरह तड़प उठता। लेकिन पहले कुछ दिनों से अपना प्रभाव जमाना था, इसलिए वह आंख उठाकर भी भीतर देखने को कोशिश नहीं करता। मन ही मन उसने समझ लिया था कि यह लक्ष्मी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिक्कत यह थी कि भीतर कुछ दिखाई भी तो नहीं देता था। सड़क के किनारे 3-4 दरवाजे वाले इस चक्की के हॉल के बाद एक 8-10 फीट लंबी गली थी और चौक के ऊपर लोहे का जाल पड़ा था। उस पर से ऊपर वाले लोग जब भी गुजरते तो लोहे की झंझनाहट से पहले तो उसका ध्यान हर बार इधर चला जाता था। बच्चे तो कभी कभी और भी उछल उछल कर उस पर कूदने लगते। यहाँ से जब तक किसी बहाने पूरी गली पार ना की जाए कुछ और भी देखना असंभव था। चूँकि गुसल खाना और नल इत्यादि उसी चौक में थे, जिनकी वजह से नीचे प्राय सीलन या गीलापन रहता था, इसलिए सुबह चौक में जाते हुए अत्यंत सीधे लड़के की तरह निगाहें नीचे करके वो भी ऊपर की स्थिति को भांपने का प्रयास तो करता था, लेकिन सीधे ही चला जाता था। ऊपर सिर उठाकर आंख भर देख पाने की वो हिम्मत नहीं करता। अपनी कोठरी का एकमात्र दरवाजा बंद करके तखत पर चढ़कर मकड़ी के जाले और धूल से भरे जालीदार रोशन से झांक कर उसने वहां की स्थिति को भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन वह कमबख्त जाली कुछ इस ढंग से बनी थी कि उसके फोकस में पूरा सामने वाला छज्जा और 1-8 फुट लोहे की जाल भराता था। वहाँ कई बार उसे लगा जैसे 2 छोटे छोटे तलुए गुजरे। बहुत कोशिश करने पर टखने दिखे। हाँ, है तो किसी लड़की के ही पैर, क्योंकि हाथ में धोती का किनारा भी झलका था।
उसने एक गहरी सांस ली और तखत से उतरते हुए बड़े एक डराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और बुदबुदाया, अरे लक्ष्मी जाली में एक झलक तो दिखा देती। मुंशी जी तुम तो देख ही रहे हो, लिखते क्यों नहीं? रामस्वरूप ने जवाब देखा कि गोविंद धीरे धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दांतों में ठोकता हुआ हिसाब की कॉपी में अपलक कुछ धूर या घूर रहा था। पता नहीं कैसे थे, अब उसकी बात ये समझ में आ गई कि वो कुछ सोच ही रहा था कि उसका संबंध सामने रखे हिसाब से नहीं है। उसने चौंक कर लड़के की तरफ देखा और चोरी पकड़े जाने पर झेप कर मुस्कुराया। तभी अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी, यह लक्ष्मी रामस्वरूप की बहन ही तो है, जरूर उसका चेहरा इसे काफ़ी मिलता जुलता होगा। इस बार उसने ध्यान से रामस्वरूप का चेहरा देखा कि वह सुंदर है या नहीं। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराकर एक अंगड़ाई ली, चारों तरफ ढीले हुए कंबल को फिर से चारों ओर कस लिया और अप्रत्याशित प्यार से बोला, अच्छा मुन्ना, कल सुबह दे देंगे। उसकी इच्छा हुई कि वह लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करे, लेकिन सामने ही चौकीदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे। असल में आज भी वो थक भी गया था। अचानक व्यस्त होकर बोला और जल्दी जल्दी हिसाब करने लगा। दुनिया भर की सिफारिशों के बाद उसका नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आ गया कि वो ले लिए गए हैं लड़कों में से। आते समय कुछ किताब और कॉपियाँ भी खरीद लाए। सो आज वह चाहता था कि जल्दी जल्दी से अपनी कोठरी में लेटे और कुछ आगे पीछे की बातें, दुनिया भर की बातें सोचता हुआ सो जाए। सोचे लक्ष्मी कौन है, कैसी, वह उसके बारे में किससे पूछे? कोई उसका हमउम्र और विश्वास का आदमी तो है भी नहीं। किसी से पूछे और रूपाराम को पता चल जाए तो। लेकिन अभी तीसरा ही तो दिन है। मन ही मन अपने पास रखी पत्रिका और कहानी की पुस्तकों को गिनती करते हुए वह सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सी देनी है। आगे जाकर जब काफ़ी दिन हो जाएंगे तो वह चुपचाप उसमें एक ऐसा छोटा सा पत्र रख देगा जो किसी दोस्त के नाम लिखा गया होगा, या उसकी भाषा ऐसी होगी कि पकड़ में ना आ सके, भूल से चला गया। पकड़े जाने पर वह आसानी से कह सकेगा, उसे तो ध्यान भी नहीं कि वह पर्चा इसमें रखा है। 20 जवाब है। अपनी चालाक बेवकूफ़ी की कल्पना कर वो मुस्कुराने भी लगा। जिसके विषय में वह इतना सब सोचता है वह उसे लक्ष्मी के पास से आई हुई पत्रिका है। उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा, ताकि तकिया के नीचे से राह ने भी यही रखी होगी। लेटकर पढ़ते हुए तो हो सकता है सोचते सोचते छाती पर भी रखकर सो गई हो। लेटकर उसका तन मन गुदगुदा उठा। क्या लक्ष्मी उसके विषय में बिल्कुल ही ना सोचती होगी? हिसाब लिखने की व्यस्तता में भी उसका गर्दन मोड़कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और एक कोना मुड़ा पन्ने पर अचानक उसका हाथ ठिठक गया। ये किसने मोड़ा है? 1 मिनट में हजारों बात उसके दिमाग में चक्कर लगा गई। उसने पत्रिका उठाकर हिसाब की कॉपी पर रख ली। मुड़ा पन्ना फिर खुला था। छपे पन्ने पर जगह जगह नीली स्याही से निशान देखकर वह चौंक पड़ा। ये किसने लगाया? उसे खूब अच्छी तरह ध्यान है कि ये पहले तो नहीं था। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्रेम करती हूँ, उसने एक नीली लाइन के ऊपर पढ़ा। या क्या चक्कर है? वह एकदम जैसे बौखला उठा। उसने फौरन ही सामने बैठे मिस्त्री सलीम और दिलावर सिंह को देखा। वे अपने ही काम में व्यस्त थे। उसकी निगाह अपने आप दूसरी लाइन पर फिसल गई और उसने लिखा था, यानी लक्ष्मी ने लिखा था कि मुझे यहाँ से भगा ले चलो। अरे तीसरी लाइन उसने लिखा कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। और गोविंद इतना घबरा गया कि उसने फट से पत्रिका बंद कर दी। शंका से इधर उधर देखा, किसी ने ताड़ तो नहीं लिया। उसके माथे पर पसीना भी ऊपर आया और दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पत्रिका ने उन पन्नों के बीच में ही उंगली रखे हुए उसने उसे घुटन के नीचे छिपा लिया। कहीं दूर से रंग बिरंगी कब्र की तस्वीर को देखकर यह कमबख्त चौकीदार ही ना मांग बैठे। उन पंक्तियों को एक बार फिर देखने की दुर्निवार इच्छा उसके मन में ही हो रही थी, लेकिन जैसे ही हिम्मत ना पड़ती। कृपया सचमुच ये निशान लक्ष्मी ने ही लगाए हैं, कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? लेकिन मजाक उससे कौन करेगा, क्यों करेगा ऐसा? उसका कोई परिचित भी तो यहाँ पे नहीं है। ऐसा तो 3 ही दिन हुआ है उसको रुके। उसने फिर पत्रिका निकालकर पूरी उलट पुलट डाली। नहीं, निशान वही है बस। वो 3 लाइनों के फिर एक साथ पड़ गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हवाई जहाज बनना उठा हो। गोविंद का दिमाग चकरा रहा था, दिल धड़क रहा था और जो हिसाब वह लिख रहा था वह तो जैसे एकदम ही भूल गया। उसने कलम के पिछले हिस्से से कान के ऊपर खुजलाया, खूब आंखें गड़ाकर जमा और खर्च के कानों को देखने की कोशिश की, लेकिन बस नस नस में सनसन करती कोई चीज़ें दौड़ी जा रही थी। उसे लगा कि उसका दिल फट जाएगा और आतिशबाजी के अनार की तरह दिमाग भी फट जाएगा। अब वो किससे पूछी ये सब निशान किसने लगाए? क्या सचमुच लक्ष्मी ने ही लगाए हैं? इधर मधुर सत्य पर विश्वास नहीं होता। मैं चाहे तो उसे ना देख पाया हूँ, उसने तो जरूर ही मुझे देख लिया होगा। अरे ये लड़कियाँ बड़ी तेज होती हैं। गोविंद की इच्छा हुई अगर उसे इसी क्षण शीशा मिल जाए तो लक्ष्मी की आंखों से एक बार अपने को देखे, कैसा लगता है। लेकिन ये लक्ष्मी कौन है? विधवा, कुमारी, विवाहिता, परित्यक्ता, क्या, कितनी बड़ी है, कैसी है? उसकी नस नस में एक प्रबल मरोड़ सी उठने लगी। वह अभी उठे और दौड़कर भीतर के आंगन की सीढ़ियों से धड़ाधड़ चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुंचे।
लक्ष्मी जहाँ भी जिस कमरे में बैठी उसके दोनों कंधे झकझोर पूछे, लक्ष्मी लक्ष्मी, ये तुमने ही लिखा है? तुम नहीं जानते लक्ष्मी मैं कितना अभागा हूँ। मैं कतई सौभाग्य के लायक नहीं, और सचमुच इस अप्रत्याशित सौभाग्य से गोविंद का हृदय कई तरह से पसीज उठा कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। डोरी से लटकते हुए बल्ब को अपलक देखता हुआ वो अपने अतीत और भविष्य की गहराइयों से उतरता चला गया। फिर उसने धीरे से अपनी कोरों में भरे आंसुओं की उंगली पर लेकर इस तरह झटक दिया जैसे देवता पर चंदन चढ़ा रहा हो। उसका ढीला पड़ा हाथ अब भी पत्रिका के पन्ने को पकड़े ही हुआ था। एक बार उसने फिर उन पंक्तियों को देखा, मान लो लक्ष्मी उसके साथ भाग भी जाए तो कहाँ जाएंगे वे लोग, कैसे रहेंगे, उसकी पढ़ाई का क्या होगा, बाद में पकड़ लिए गए तो। लेकिन आखिर ये लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी के बारे में प्रश्नों का एक झुंड उसके दिमाग पर टूट पड़े जैसे शिकारी कुत्तों का बड़ा पोल खोल दो। एक के बाद एक सिर पर कई हथौड़े की चोट कर रहा हो, बड़ी निर्ममता और क्रूरता से, जैसे छत पर से अचानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक झटके के साथ एक छड़वी चक्कर लगा जाती है। उसी तरीके से उसके सामने भी सैकड़ों हजारों चीजें एक साथ चमक कर गायब हो गई। ईंटों के ऊंचे चौकोर तखतनुमा चबूतरे पर पुरानी छोटी सी संदूकची के आगे बैठा गोविंद हिसाब लिख रहा था कि अभी हिसाब न मिलने के कारण जो कच्चे पुर्जे इधर उधर बिखरे थे वे सब यूं ही बिखरे थे। उसने खुले लेजर रजिस्टर पर दोनों कोहनियाँ टिका दी और हथेलियों से आंखें बंद कर लीं। कनपटी के पास की नसें चटक रही थी। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं, सिनेमा उपन्यासों में भी नहीं देखा पड़ा। सचमुच इन निशानों का क्या मतलब है? क्या लक्ष्मी ने ही ये लाइनें खींची हैं? हो सकता किसी बच्चे ने ही खींच दी हो संभावना तो ये भी हो सकता है। चौंक कर गोविंद ने फिर पन्ना खोला। नहीं, बच्चा क्या सिर्फ इन्हीं लाइनों के नीचे निशान लगाता? और लकीरें इतनी सीधी हैं, यानी सीधी और सादी हैं। किसी बच्चे की तो नहीं हो सकती। किसी ने उसे व्यर्थ परेशान करने के लिए तो तब भी नहीं लगाया होगा। हो सकता है वह लक्ष्मी बहुत ही चुहलबाज हो और जरा छकाने को उसी ने सब किया हो। यद्यपि गोविंद इस तरह आंखें बंद किए सोच रहा था, लेकिन उसे मन ही मन डर था कि मिस्त्री और दरबार उसे देखकर कुछ समझ न जाए। सबसे बड़ा डर उसे लाला रूपाराम का था। अभी रुई भरी सकल पारों वाली सिलाई की मैली से पूरी बाहों की मिर्जाई पहने और उस पर मैली चीकट युगों पुरानी अंडी लपेटे धीरे धीरे हाँपते हुए बेट टेकते हुए, यानी जो लाला राम है, सीढ़ियों से उतरे हुए आएंगे। अचानक बेद की खटखट से चौंक कर उसे जो आंखों के आगे से हाथ हटाए तो देखा सच ही लाला रूपाराम आ रहे हैं। अरे कंपक्ति याद करते ही आप पहुंचा, बैठे हुए देख तो नहीं लिया। उसने झट से पत्रिका को घुटने के नीचे और भी सरका दिया और सामने फैले पुर्जों पर आग टिकाकर व्यस्त उठा। मिस्त्री और चौकीदार की खुसुर पुसुर बंद हो गई। गली से पार करके लाला रूपाराम ने प्रवेश किया। मोटी मोटी शीशों के पीछे से उनकी आंखें बड़ी भयंकर दिखती थी। आंखों और पलकों का रंग मिलकर ऐसा दिखाई देता जैसे पीछे मोर पंख के चंदावे लगे हों। सिर पर रुई भरा कंटोप था। उसने कानों को ढकने वो मोटर के मड गार्ड जैसे कोने अब उभरे मुड़े थे और पौराणिक राक्षसों के सींगों का दृश्य उपस्थित हो रहा था। चेहरा उनका झुर्रियों से भरा था और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर ही था, वो भी टूटा। उसे उन्होंने डोरा लपेटकर मजबूत कर लिया था। दांत उनके नकली थे और शायद ढीले भी थे, क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुंह चला चलाकर पीछे सरकाए रखते थे जैसे च्युइंगम चबा रहे हों। गोविंद को उनकी इस मुंह चलाने और मुंह से निकलती तरह तरह की आवाज़ों से बड़ी उबकाई सी आती थी, और जब वे उनसे बात करते तो प्रयत्न करके अपना ध्यान उस ओर से हटाए ही रखता था। लाला रूपाराम की गर्दन हमेशा इस तरह हिलती रहती थी जैसे खिलौने वाले बुढ़े की गर्दन का स्प्रिंग ढीला हो गया हो। घुटनों तक की मैची कुचैली धोती और मिलिट्री के कबाड़ी बाजार से खरीद कर लाए गए मोजों पर बांधने की पट्टियाँ, जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से बचाती हो। बिना फीते के खिसे निपोरते फटे पुराने पोटे, यही सब था। गोविंद को लगता है कि इस आदमी का अंदर तो समय निकट आ गया है। जब लाला रूपाराम पास आ गए तो उनसे सम्मान में चेहरे पर चिकनाई वाली मुस्कान लाकर उनकी ओर देखते हुए स्वागत किया। ईंटों के चबूते पर लगभग 200 स्याही के दागे और छेद वाली दरी पर रामस्वरूप के उससे सटकर खड़े होने से एक मोटी सी सिकुड़न पड़ गई थी। उसके हाथ से ठीक करके उसने कहा, लाला जी यहाँ बैठिए। लाला जी ने हाँफते हुए बिना बोले ही इशारा कर दिया कि नहीं वे ठीक है, और वे टीन की कुर्सी पर ही उसकी ओर मुँह करके बैठ गए और हाँफते रहे। असल में उन्हें सांस की बीमारी थी और वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफते ही रहते थे। उनके वहाँ आ बैठने से एक बार तो गोविंद काँप उठा, कहीं कमबख्त को पता तो नहीं चल गया कि कुछ पूछने ताछने आ गया हो। हालांकि लाला रूपाराम इस समय खा पी कर एक बार चक्कर जरूर लगाते थे, लेकिन उसे विश्वास हो गया था कि हो ना हो बुढ़ा ताड़ गया हो। उसका दिल धसक चला। रूपाराम अभी हाँफ रहे थे। गोविंद से झुकाए हिसाब किताब जोड़ता रहा। आखिर स्थिति संभालने की दृष्टि से उसने कहा, लाला जी आज मेरा नाम आ गया है कॉलेज में।
अच्छा, लाला जी ने खांसी के बीच में ही कहा। वह एक हाथ से डंडे को धरती पर टेके थे, दूसरे हाथ में कलई तक गोमुखी बांधे थे, जिसके भीतर उंगलियां चला चला कर वह माला घुमा रहे थे, और उनका वह हाथ टोटा सा लग रहा था। वातावरण का बोझ बढ़ता ही चला गया था। एक घटना ही हो गई थी। उन्होंने सांस इकट्ठी करके कुछ बोलने की मुंह खोली ही थी कि भीतर से आंगन का टट्टर ने लोहे का जाल भयंकर रूप से झंझना उठा, जिसे कोई बहुत ही भारी चीज ऊपर से फेंक दी गई हो, और फिर जोर से बजती हुई खनखनाती कलछी जैसे नीचे आ गिरी। उसके पीछे चिमटा, सरसी, और तो उसे ऐसा लगा कोई बाल्टी, कढ़ाई, तवा ये सभी फेंक रहा हो, और पानी और छोटी मोटी चीज़ें। उसके साथ कुछ कोलाहल और कोहराम भी भीतर सुनाई दिया, जैसे आग लग गई हो। गोविंद झटक कर सीधा हो गया, कहीं सचमुच आग वाग तो नहीं लग गई। उसने प्रश्न सूचक दृश्य चौंक लाला की तरफ देखा, और वह आश्चर्य से अवाक रह गया। लाला परेशान जरूर दिखाई देता था, लेकिन कोई भयंकर घटना हो गई, उसे दौड़ कर जाना चाहिए, ऐसा कोई बात उसके चेहरे पर आया नहीं। मिस्त्री और चौकीदार दोनों बड़े दबे व्यंग से एक दूसरे की ओर देखते मुस्कुराते लाला की ओर निगाहें फेंक रहे थे। किसी को भी कोई खास चिंता नहीं थी। भीतर कोलाहल बढ़ रहा था, जैसे चीज़ें फिक रही हों, और टट्टर की खड़खड़ाहट, घनघनाहट, ये सब तो गूंज ही रही थी। आखिर क्या हो रहा है? उत्तेजना से उसकी पसलियां तड़कने की हो गई। वह लाला से यह पूछने ही वाला था कि क्या है। तभी बड़े कष्ट से हाथ की लकड़ी पर सारा जोर देकर वो उठ खड़े हुए, और घिसटता सा जहाँ से आए उसी गले में चल दिए। जाते हुए पलट कर धीरे से उसने किवाड़ बंद कर दिए। मिस्त्री और चौकीदार ने मुक्त होकर बदन ढीला किया, एक दूसरे की ओर मुस्कुरा कर देखा, खाकरा, और फिर एक बार खुलकर मुस्कुराए। लाला का पीछा करते गोविंद की निगाहें अब उन लोगों की ओर मुड़ गई, और जब उसने रहा नहीं गया तो वो खड़ा हो गया। मुर्गे पंखों की तरह कंबल की बाहों पर फड़फड़ाकर उसने लपेटा, और पत्रिका को देखता हुआ चबूतरे से नीचे उतरा। थोड़ी देर यूं ही असमंजस में खड़ा रहा, फिर उस गलियारे के दरवाजे तक गया कि कुछ दिखाई सुनाई दे। कोलाहल में 4-5 आवाज़ें एक साथ किवाड़ की दरार में घुटघुटी सुनाई दी। उसमें सबसे तेज आवाज़ वही थी जिसे अपने लक्ष्मी की आवाज़ समझ रखा था। हे भगवान, क्या हो गया? कोई कहीं से गिर पड़ा, आग लग गई, सांप बिच्छू ने काट लिया? लेकिन जिस तरह से लोग बैठे दिख रहे थे, उससे तो ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई खास बात हुई ही नहीं है। यह कमबख्त किवाड़ क्यों बंद कर गया? इस वक्त टट्टर इस तरह धमाधम बज रहा था जैसे उस पर कोई तांडव कर रहा हो। उस ऊंची चीखती महीन आवाज़ में वह नारी कंठ, जिसे वह लक्ष्मी की आवाज़ समझता था, इतनी तेज और जोर से बोल रहा था कि लाख कोशिश करने पर भी वह कुछ नहीं समझ पाया। परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी? चौकीदार की आवाज़ सुनकर वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता वह कह रहा था, आज चंडी चेत रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। गोविंद बुरी तरह से झुंझला उठा। कोई इतनी बड़ी बात घटना हो रही है और ये बदमाश इस तरह मजा लूट रहे हैं। फिर भी अत्यंत चिंतित और उत्सुक सा उधर मुड़ा। इस बड़े कमरे या छोटे हॉल में हर चीज़ पर आटे का महीन पाउडर छाया हुआ था। एक और आटे में नहाई चक्की काले पत्थर के बने हाथी की तरह चुपचाप खड़ी थी, और उसका पीसे का आटे का संभालने वाला गिलाफ हाथी की सूंड की तरह लटका था। उसी की सीध में दूसरी दीवार के नीचे मोटर लगी थी, जहाँ से एक चौड़ा पट्टा चक्की को चलाता था। इतने हिस्से में सुरक्षा के लिए एक रेलिंग भी लगा दिया गया था। सामने की दीवार में चिपके लंबे चौड़े लाल चौकोर तख्ते पर एक खोपड़ी और 2 हड्डियों के क्रॉस थे, जिसमें खतरा और डेंजर लिखे थे। उसके चबूतरे की बगल में ही छत से जाती जंजीर में एक बड़ी लोहे की तराजू कथकली की मुद्रा में एक बाँह ऊंची किए लटकी थी, क्योंकि दूसरे पल्ले में मन से लेकर छटाक तक के बाटों का ढेर लगा था। यदि भी लाला रूपाराम अक्सर चौकीदार को डांटते थे कि रात में से उतार कर रख दिया करे, लेकिन किसी दिन आधी रात तक चक्की चलती और दुकान दफ्तर वाले तो सुबह 5 बजे से ही आने लगते। उस समय बर्फ़ जैसी ठंडी तराजू को छूना और टांगना दिलावर खां को ज़्यादा पसंद नहीं था। वो उसे ये कहकर टाल देता कि लड़ाई में सुबह सुबह ही काफ़ी ठंडी हो गई थी। क्या ज़िंदगी भर ठंडा लोहा को ही छुए? उसकी किस्मत में यही बदा है, इसलिए वो उसे टंगी रहने देता था। हालांकि ठीक बीच में होने के कारण वह जब भी दरवाज़ा खोले उठता तो खुद ही उसे टकराव उलझा पड़ता। रात के एकांत में फौजी गालियों का स्वागत भाषण करता। पुराना कैलेंडर, एक और पिसाई के लिए भरे अनन पीसे आटे के बोरे, कनस्तर, पोटलियाँ, यानी ये सब चारों तरफ इस तरीके से फैले हुए थे। ग्रेट कोट चारों ओर प्लेटी सांस से बड़ी धौंक रही थी, और धीरे धीरे सामने बैठी मिस्त्री सलीम से बातें करता जा रहा था। उसके और मिस्त्री के बीच में एक बरूसी जल रही थी। जब कभी ध्यान आ जाता तो पास रखे कोयले लकड़ी कुछ डाल दिया करते, और कभी कभी अत्यंत निश्चितता से वो बैठे पाँव वगैरह सेकते रहते। सलीम सिर झुकाए गर्म पानी की बाल्टी में ट्यूब डुबा डुबा कर उनके पंखचर देखने में व्यस्त था। उसके आसपास 10-12 काले लाल ट्यूब, ये सभी चीज़ें फैली हुई थी,
जब गोविंद उसके पास आया तो सिर झुकाई हंसता हुआ ये ट्यूब के पंक्चर को पकड़कर कान में लगी कॉपिंग पेंसिल को थूक से गीला करते हुए निशान लगाता हुआ जवाब दे रहा था। ये कहाँ जमादार साहब? फिर एक भांग को जरा तिरछी करके बोला, लाला कुछ नाम ढीला करे तो उसकी लड़की पर जिनका साया है, उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा दे। गोविंद का माथा ठनका। लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी आती हैं? उसे अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम ध्यान हो आया। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन वगैरह फेंक देता था। तो ऐसा उसको लगे कि जब उसको आती है, गोविंद ऐसा सोचा कि हो सकता है ऐसा कुछ हो। कौन लड़की है लाला की? लक्ष्मी तो नहीं? भगवान करे लक्ष्मी ना हो। उसका दिल आशंका से डूबने लगा। उसने सुना कोलाहल अब लगभग शांत हो गया था और कहीं दूर से रह रहकर एक हल्की रोने की आवाज़ भर सुनाई देती थी। शायद किसी को दौरा वौरा आ गया हो, तभी ये लोग निश्चित है। गोविंद को सुना कर चौकीदार बोला, नामा तुम भी यार मिस्त्री, किसी दिन बेचारे बुढ़े का हार्ट फेल करवाओगे। और बेटा, इस जिन का इलाज तुम्हारे मौलवी के पास नहीं है, समझे? वह तो हवा ही दूसरी है। आओ बाबूजी बैठो। चौकीदार ने बैठे बैठे स्टूल की तरफ इशारा किया। असल में वो गोविंद को बाबूजी जरूर कहता था, लेकिन उसका विशेष आदर नहीं करता था। एक तो गोविंद कस्बे से आया था और उसे शहर में चौकीदार करते हुए हो चुके थे नगद 20 साल। दूसरे वह फौज में रहा था और कैरो तक घूम आया था। उम्र, अनुभव, तहजीब सभी में वह अपने को गोविंद से ज़्यादा ही समझता था। लेकिन गोविंद को इस सब का ध्यान जो है, मतलब ये चीज़ उसको ध्यान नहीं रहा था कि उसको कितना ज़्यादा, एक तरीके से अगर देखे तो कितना उसको हर एक चीज़ का आइडिया है। तो गोविंद ये जानने के लिए एक तरीके से आकृष्ट था कि कुछ तो बताए। उसने स्टूल से टिक कर जरा सहारा लेते हुए चिंतित स्वर में पूछा, क्यों भाई, ये शोरगुल क्या था? क्या हो रहा था? मिस्त्री ने सिर उठाकर उसे देखा और चौकीदार की मुस्कुराती नज़रों से उसकी आंखें मिली। उसने अपनी खिचड़ी मूंछों पर हथेली फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बाबूजी, जो भी ऊपर कुछ हो रहा था किसी बच्चे ने गिरा दी होगी। मिस्त्री ने कहा, जमादार साहब झूठ क्यों बोलते हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अब इनसे क्या छिपा रहेगा? तू खुद क्यों नहीं बता देता? चौकीदार ने कहा और जब से बीड़ी का बंडल निकाल लिया, कागज नोच कर आटे की लोई बनाने की तरह उसे ढीला किया। फिर एक बीड़ी निकालकर मिस्त्री की ओर फेंकी, दूसरी की तरफ दोनों तरफ से फूका और जलाने के लिए किसी दहकते कोयले की तलाश में बरोशी में निगाहें घुमाते हुए व्यस्तता से बात रखी, तुझे क्या मालूम है? नहीं है? इन दोनों की चुहल से गोविंद को झुंझलाहट हो रही थी। उसे लगा जरूरी दाल में काला है जिसे ये लोग टाल रहे हैं। मिस्त्री जीभ निकालकर पंक्चर के स्थान को रेंगमिल से घिस रहा था। वह जब भी कोई काम एकाग्रता से करता तो अपनी जीभ को निकालकर ऊपर के ओठ की तरफ मोड़ लेता। उसकी चांद के बीच में उभरते गंज को देखकर गोविंद ने सोचा, गंजापन तो रईसी की निशानी है, लेकिन यह कमबख्त तो आधी रात में पंक्चर जोड़ रहा है। उसने उसी तरह से झुकाई कहा, अब मैं बाबूजी का किस्सा बताऊं या इन ट्यूबों से सिर फोड़ूं? साले सड़कर हलवा तो हो ही गए हैं, पर बदलेगा नहीं। मन तो होता है सबको उठाकर इस अंगीठी में झोंक दो। ये इतने ट्यूब हैं काहे के? जरा आत्मीयता जताने को गोविंद ने पूछा। हालत तो सचमुच इनकी बड़ी खराब हो रही है, आपको नहीं मालूम? इस बार काम छोड़कर मिस्त्री ने गौर से गोविंद को देखा। ये आपके लाला के जो 2 दर्जन रिक्शा चलाते हैं उनका कूड़ा है। यह तो होता नहीं कि इतने रिक्शे हैं, रोज़ टूट फूट करो, मरम्मत करो, यही सब है। फिर उनसे यूँ ही पूछा, आप बाबूजी नए आए हैं ना? हाँ, 2-3 दिन ही तो हुए हैं। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, गोविंद ने कहा। उसके पेट में खलबलाहट मच रही थी, लेकिन वह नए सिरे से पूछने का सूत्र खोज रहा था। तभी तो मिस्त्री बोला, तभी तो आप यह सब पूछ रहे हैं, रात को इसका जवाब रखते हैं ना? हाँ, थोड़े दिनों में मैं अपने फर्जंद को भी आपसे पढ़वाऊँगा। अपने फर्जंद शब्द में जो व्यंग उसने दिया था उससे खुद ही प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उसने चौकीदार की दी हुई बीड़ी सुलगाई। अभी उनसे यह सब क्या बताता है? वे तो उसके गांव से ही आए हैं, उन्हें सब मालूम है। चौकीदार बोला, नहीं सचमुच मुझे कुछ नहीं मालूम है, गोविंद ने जरा आसवान के स्वर में कहा। इन लाला के तो पिता ही यहाँ चले आए थे ना, सो हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। बताइए ना क्या बात है? गोविंद ने आदरपूर्वक पूछा। शायद उसकी जिज्ञासु व्याकुलता से प्रभावित होकर मिस्त्री बोला, अजी कुछ नहीं, लाल की बड़ी लड़की है लाला की, जो उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्टीरिया है, पर हमारा तो कयास है कि बाबूजी दौरा वौरा नहीं आता, उस पर कोई आसेब का साया, उस बेचारी को तो कुछ होश ही नहीं रहता। विधवा है। जल्दी से बात काट कर गोविंद धक धक करते दिल से पूछ बैठा, है लक्ष्मी ही ना हो?
इस बार पुनः दोनों की निगाहों का आपस में टकराना, मुस्कुराना और उससे छिपा न रहा। बीड़ी के लंबे कस के धुएं को लील कर इस बार चौकीदार जबरदस्ती गंभीर बनकर बोला, अजी, इसने उसकी शादी ही कहाँ की है? नाम क्या है? गोविंद से नहीं रह गया। लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके मुंह से निकल गया और जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो। जिज्ञासा और उत्तेजना से उतना उसका शरीर भी ढीला पड़ गया। चौकीदार इस बार अत्यंत ही रहस्यमय ढंग से हंसा, जहाँ वो कह रहा हो, अच्छा तुम भी जानते हो? गोविंद के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा, उसकी उम्र क्या है? लेकिन चौकीदार ने पूछा, तो सचमुच बाबूजी, आप इनके घर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? नहीं भाई, मैंने बताया तो, मैं इनके बारे में कुछ भी कतई नहीं जानता, एक तरफ आत्मसमर्पण के भाव से। लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में मशहूर है, चौकीदार बोला। आप शायद नए आए, यही वजह है। फिर मिस्त्री की ओर देखकर बोला, क्यों मिस्त्री साहब, तो बाबूजी का किस्सा बता ही दूँ क्या? अरे लो, ये भी कोई पूछने की बात है, इसमें छिपाना क्या? यहाँ रहेंगे तो कभी ना कभी जान ही जाएंगे। अच्छा तो वो सुन लो यार, तुम भी क्या कहोगे? चौकीदार ने आनंद में आकर कहना शुरू किया, आप शायद जानते हैं, यहाँ ये जो हमारे लाला साहब है ना, ये शहर के मशहूर कंजूस और मशहूर रईस हैं। लामुहाला जो कंजूस होगा वो रईस तो होगा ही, मिस्त्री बोला। नहीं मिस्त्री साहब, पूरा किस्सा सुनना हो तो बीच में मत टोको। चौकीदार इस हस्तक्षेप पे नाराज हुआ। अच्छा सुनाओ मिस्त्री, बुड्ढू की तरह मुस्कुराया। इसकी जो ये चक्की है ना, सालकों में इस बार हजारों मन पिसता है। वैसे भी 200-250 मन तो कम से कम पिसता ही है रोज। अफसरों और क्लर्कों को कुछ खिला पिलाकर लड़ाई के जमान में इस मिलिट्री से कुछ ठेके भी मिलते हैं। आप जानो, मिलिट्री का ठेका तो जिसके पास आया सो बन गया। आप उन दिनों का देखिए, लक्ष्मी फ्लोर मिल के हल्ले, बोरे या चूने रखे रहते, जैसे मोर्चे के लिए बालू भर भर रख दिया जाता। इसमें इतना खूब रुपया पीटा, मिलिट्री के गेहूं बेच दिया और औने पौने भाव में रद्दी सस्ते वाले खरीद कर कोटा भी पूर किया, खड़िया मिला के बेचता। पिसाई के उल्टे सीधे पैसे तो इसने मारे ही, बैलक 420 और ये सब भी किया। इसके अलावा एक बड़ी साबुन की फैक्ट्री है और एक काफ़ी बड़ा जूतों का कारखाना भी है, उसे इसके बेटे संभालते हैं। 25-30 रिक्शे और 5 मोटर ट्रक भी चलाते हैं। शायद गांव में भी काफ़ी ज़मीन इसने ले रखी है। एक काम है साले का, इतना तो हमें पता है, बाकी इसकी असली आमदनी तो कोई भी नहीं जानता। कुछ ना कुछ करता ही रहता है, भगवान ही जाने, रात दिन किसी न किसी तिगड़म में लगा रहता है। करोड़ों का आसामी है और सबकी ताज्जुब की बात तो ये है कि यह सब सिर्फ इसने 25-26 साल में ही जमा की हुई रकम है। चौकीदार दिलावर सिंह मिलिट्री में रह आने के कारण खूब बातूनी था और मोर्चे के अपने अफसरों के किस्सों को, अपनी बहादुरी के कारनामों को खूब नमक मिर्च लगाकर सुनाता था। उसे कहानी सुनाने का मुहावरा हो गया था। हर बार के उतार चढ़ाव के साथ उसकी आंखें और चेहरे की भंगिमाएं भी बदलती ही रहती थी। उसकी बातें गौर और रुचि से सुनते हुए गोविंद के मन में एक बात टकराई, लक्ष्मी को दौरे आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो यह निशान लगा भेजे हैं या अभी दौरों की दशा में ही लगाया हो, उसका कोई विशेष गहरा अर्थ ना हो। इस बात से सचमुच उसे बड़ी निराशा हुई। फिर उसने आश्चर्य प्रकट करके पूछा, सिर्फ 25-26 साल में? नई बीड़ी जलाते चौकीदार ने सिर से हिलाया। गोविंद ने सोचा, और लक्ष्मी की उम्र क्या हो गई? और कंजूसी की तो हद आपने देख ही लोगी। बुढ़ा हो गया है, सांस का रोग है, सारा बदन कांपता है, लेकिन एक पैसे का फ़ायदा भी नहीं देखा होगा। 10 मील धूप में हफ्तों को पैदल जाएगा, क्या मजाल सवारी कर ले। गर्मी आई तो पूरा शरीर नंगा, कमर में धोती आधी पहने आधी बदन में लपेटे। जाड़ा हुआ तो यही ड्रेस बस। इसी में पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। कभी किसी मकान की मरम्मत न कराना, सफ़ेदी कराई, ये सब भी नहीं कराना। लड़का ऐसे उसे मुफ्त के चुंगी के स्कूल में डाल दिया है, लड़की घर पर बैठा रखी है। एक एक पैसे के लिए घंटों रिक्शे वाले ट्रक वालों से लड़ता रहता है, बहस करता है। जिस दिन से चक्की खुली है, घर के लिए तो आटा बाजार से आया ही नहीं है। आप विश्वास मानिए, कम से कम 12-15 हज़ार की आमदनी होगी, लेकिन सूरत देखिए मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती है। किसी आने जाने वाले के लिए एक कुर्सी तक नहीं। 5 सुपारी की तो बात ही दूर। कौन कह देगा कि ये पैसे वाला है या उम्र होने आई? सुबह से शाम तक बस पैसे के पीछे हाय है। दुनिया की किसी और काम से मतलब ही नहीं है। सभा हो, सोसाइटी हो, हड़ताल हो, छुट्टी हो, कभी कुछ भी हो, लेकिन लाला रूपाराम अपनी ही धुन में मस्त। नौकरों को कम से कम देना पड़े इसलिए खुद ही उनके काम को देखता है। मुझसे तो कुछ इसलिए नहीं कहता है कि मुझ पर थोड़ा विश्वास है, दूसरे मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा, लेकिन बाकी नौकर, हर एक नौकर रोता है इसके नाम पर। और सब आसपास के लोग भी गालियाँ देते हैं। बच्चे कितने हैं? चौकीदार को इन बेकार की बातों में बहकते देखकर गोविंद ने सवाल किया।
उसी बात पर आता हूँ। चौकीदार इत्मीनान से बोला, सच बाबूजी, मैं ये देख देख कर हैरान हूँ कि इस उम्र तक इसने यह दौलत जुटाई कि अब इसका कमबख्त करेगा क्या। लोग जमा करते हैं बैठ कर भोगे, लेकिन यह राक्षस तो जमा करने में ही लगा है। इसे जमा करने की ऐसी हाय पड़ी है कि दौलत किस लिए जमा की जाती है इस बात का इसे बिल्कुल खबर नहीं है। फिर बड़े चिंतित और दार्शनिक मूड में दिलावर सिंह ने आग वाली राख को देखते हुए कहा, इस उम्र तक तो इसने जोड़ने की ऐसी हवस है, अब इसका यह भोग कब करेगा। सचमुच बाबूजी, जब कभी मैं सोचता हूँ तो बेचारे पर मुझे बहुत दया आती है। देखो आज की तारीख तक बेचारा भाग दौड़कर लू धूप की चिंता छोड़कर जमा कर रहा है। एक पाई जो भी है उसमें खा नहीं सकता। जैसे कुर्सी दूसरे का, आप मान लीजिए कल यह मर जाता है तो ये सब किसके लिए कर रहा है। बेचारे के साथ कैसी लाचारी है, मर मर कर जी कर नौकरों की तरह जमा किए जा रहा है। ना खुद खा सकता है, ना देख सकता है, ना कहीं दूसरा भी छू सकता है। जैसे धन के ऊपर बैठा सांप खुद उसे खा नहीं सकता। खाने तो खैर छोड़िए, उसकी रखवाली करना और जोड़ना। और लाला रूपाराम के प्रति दया से अभिभूत होकर चौकीदार ने गहरी सांस ली। फिर दूसरे ही क्षण दांत किटकिटाता हुआ बोला, और कभी कभी मन होता है छुरा लेकर साले की छाती पर जा चढ़ूं और मुरब्बे के आम की तरह घोट दूं। अपने पेट में जो इससे इतना धन भर रखा है उसकी एक एक पाई उगलवा लो। चाहे खुद ना पाए, लेकिन जिसे अपने बच्चों को भी तो खिला पिला नहीं सकता, उस धन का क्या होगा। इसके बच्चे कितने हैं, इस बार गोविंद ने अधीर स्वर में कहा। असल में वह चाहता था कि दार्शनिक उद्गारों को छोड़कर जल्दी जल्दी मूल विषय पर आ जाए और लक्ष्मी के बारे में बताएं। वर्णन में बह जाने की अपनी कमजोरी पर चौकीदार मुस्कुराया और बोला, इसके बच्चे हैं 4, बीवी मर गई है, बाकी किसी नातेदार किसी रिश्तेदार को झांकने नहीं देता। ऊपर तो कोई नौकर है भी नहीं, बस एक मरी मराई से बुढ़िया पाल ली है। लोग बड़े भाई की बीवी बताते हैं, बस वही सारे देखभाल करती है। और तो किसी को मैंने साथ देखा नहीं। खुद के 3 लड़के और 1 लड़की है। बड़े 2 लड़के तो साथ नहीं रहते, इस बार मिस्त्री बोला। हाँ, वो लोग अलग ही रहते हैं, दिन में एक आध चक्कर लगा जाते हैं। एक जूतों का कारखाना देखता है, दूसरा साबुन की फैक्ट्री। इस साले को उन पर भी विश्वास नहीं, पूरे कागज पत्तर हिसाब किताब खुद ही देखता है। नियम से शाम को जाता है वसूली करने, लेकिन लड़के भी बड़े तेज हैं, जरा शौकीन तबीयत के हैं। इसके मरते ही देख लेना मिस्त्री वो इसकी सारी कंजूसी निकाल डालेंगे। फिर याद करके बोला, और क्या कहा तुमने साथ रहने की बात। सो भैया, जब तक अकेले थे तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तो उनकी बीवियाँ आ गई हैं ना, एक आध बच्चे भी आ गए हैं घर में। सो उसे दिन भर गोद में लटकाए फिरता है। इसके घर में एक चंडी जो है ना, उसके साथ सब निभा नहीं हो सकता। एकदम गोविंद के मन में आया लक्ष्मी, और वो ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। कौन लक्ष्मी, उसके मुंह से निकल गया। जी हाँ, उसी की बदौलत तो ये सारा खेल है। वही तो इस भंडारे की चाबी है, वरना होती तो ये तामझाम आता कहाँ से। उसने तो इसके दिन ही पलट दिए, नहीं तो क्या था इसके पास। इस बार यह बात चौकीदार ने ऐसे लटके से कही जैसे किसी रहस्यमय चाबी की बात कर रहा हो। कैसे भाई कैसे, गोविंद पूछ बैठा। उसका दिमाग चकरा गया। ये क्या विरोधाभास है। एक पल को उसके दिमाग में आया, कहीं यह रुपया कमाने के लिए तो लक्ष्मी का उपयोग नहीं करता। राक्षस चंडाल। उसकी व्याकुलता पर चौकीदार फिर मुस्कुराया और बोला, बाप तो इसका ऐसा रईस था भी नहीं। फिर वह कच्ची गृहस्थी छोड़कर मर भी गया था। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये रहे होंगे दोनों भाइयों के पल्ले। शादियाँ दोनों की हो चुकी थी। कुछ कारोबार खोलने के विचार से सट्टे में अपने रुपए लगाता था। बड़े भैया थे इनके रोचराम ने एक पंचक्की खोल डाली थी। पहले तो उसकी भी हालत डावाडोल थी, लेकिन सुनते हैं जब से उसकी लड़की गौरी पैदा हुई उसकी हालत संभलती ही चली गई। या उसी के यहाँ काम करता था, मियाँ बीवी वहीं पड़े रहते थे। ऐसा कुछ उस लड़की का पाँव आया कि लाला रोचूराम सचमुच के लाला हो गए। इन दोनों के बड़े बूढ़ों का कहना था कि लड़की इनके खानदान में भगवान होती है। अब तो अपना लाला कभी इस ओझा के पास जा, कभी उस पीर के पास जा, कभी उसकी मानता, कभी उसका संकल्प, दिन रात बस यही करता है, भगवान मेरी लड़की हो। पता नहीं कैसे भगवान ने सुन ली और लड़की ही आई। आप विश्वास नहीं करोगे, फिर तो सचमुच ही रूपाराम के नक्शे जो है ना ये बदल गए। पता नहीं गढ़ा हुआ मिला या छप्पर फाड़ के मिला, लाला रूपाराम के सितारे फिर गए। इसे विश्वास होने लगा कि यह सब बेटी की कृपा और वास्तव में यह कोई देवी है। उसने इसका नाम लक्ष्मी रखा, और साहब कहना पड़ेगा कि लक्ष्मी तो सचमुच ही लक्ष्मी है। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी फ्लोर मिल अलग ही बन गया। अब तो इसका ये हाल है कि मिट्टी भी छू देना तो सोना बन जाए, और कंकड़ को उठा ले तो हीरा। फिर आगे लड़ाई और इसके पंजे चक्के सब ठेके मिल गए। समझिए एक के बाद एक मकान खरीदने लगा, सामान, और क्या बताएं। इधर रोचूराम भी फल रहा था, और दोनों भाई गर्व से कहते थे हमारे यहाँ लड़कियां लक्ष्मी बनकर आती हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या वाक्य हो गया, तस्वीर की शक्ल ही बदल गई। चौकीदार दिलावर सिंह जानता था कि उसकी कहानी का
क्लाइमिक्स है, इसलिए श्रोताओं की उत्सुकता को झटका देने के लिए उसने उंगलियों में दबी व्यर्थ जलती बीड़ी को 2-3 कस लगाकर खत्म किया और बोला, गौरी शायद लायक हो गई थी। शायद किसी पड़ोसी लड़के को लेकर कुछ ऐसी वैसी बातें भी लाला रोजूराम ने सुनी। लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया तो उन्होंने गौरी की शादी कर दी। बस उसकी शादी का होना था कि जैसे एकदम सारा खेल ही उड़ गया। उसके जाते ही लाला एक बहुत बड़ा मुकदमा हार गया और भगवान की लीला देखी। उन्हीं दिनों उसकी पंचक्की में आग लग गई। कुछ लोगों का कहना तो है कि ये घरेलू दुश्मन का काम था। जो भी हो, बड़े हाथी की तरह जो एक बार ही गिरे तो उठाना दुश्वार हो गया। लोग रुपए दाब गए और उनका दिवाला निकल गया। दिवाला क्या जी, एक तरह से बिल्कुल मटिया मेट हो गया। सब कुछ ही चौपट हो गया और छल्ला छल्ला तक बिक गया। एक दिन लाला जी की लाश तालाब में फूली हुई मिली। अब तुम्हारे लाला रूपाराम को साफ सूख गया। उनके कान खड़े हो गए और लक्ष्मी पर पहरा बिठा दिया। उसे स्कूल से उठा लिया गया और वह दिन से जो आज का दिन बेचारी नहीं उतरी। घर के भीतर न किसी को आने देता है न जाने देता है। मास्टर रखकर पढ़ाने की बात पहले उठी थी, लेकिन जब सुना कि मास्टर लोग लड़कियों को बहका कर भगा ले जाते तो वह विचार एकदम छोड़ दिया। लक्ष्मी खूब रोई पीटी, लेकिन इस राक्षस ने उसे भेजा ही नहीं लड़की देखने लायक। बात काट कर मिस्त्री बोला, अरे दिखने दिखाने लायक क्या, हमने खुद देखा है। जिधर से निकल जाती उधर बिजली सी कौच जाती, 100 में 1 है। उसकी बात का विरोध न करके अर्थात स्वीकार करके चौकीदार बोला, स्कूल में भी सुनते हैं बड़ी तारीफ थी, लेकिन सबकी साले ने रेड कर दी। उसे विश्वास हो गया कि लड़की सचमुच लक्ष्मी है और जब दूसरे की हो जाएगी तो इसका भी एकदम सत्यानाश हो जाएगा। इसी डर से ना तो किसी को आने जाने देता और ना उसकी शादी करता है। उसकी हर बात मानता है, बुरी तरह से इज्जत भी उसकी करता है और उसकी हर जिद पूरा करता है, लेकिन निकलने नहीं देता। लक्ष्मी 16 की हुई, 17 की हुई, 18 की, 19 की। ये सब साल बीत गए। पहले तो वह सबसे लड़ती थी, बड़ी चिड़चिड़ी थी, जिद्दी भी थी, कभी कभी गाली भी देती और मार भी बैठती। फिर भी मालूम नहीं क्या हुआ कि घंटों रात रात भर पड़ी जोर जोर से रोती रहती और धीरे धीरे उसे दौरा भी पड़ने लगा। अब क्या उम्र है, गोविंद ने पूछा। उसकी ठीक उम्र तो किसी को भी पता नहीं, लेकिन अंदाज से 25-26 से कम नहीं होगी। घृणा से ओठ टेढ़े करके चौकीदार ने अपनी बात जारी रखी। दौरा न पड़े तो बेचारी जवान लड़की क्या करे। उधर पिछले 5-6 साल से तो यह हाल है कि दौरे में घंटे 2 घंटे वह बिल्कुल पागल हो जाती है। उछलती कूदती, बुरी बुरी गालियाँ भी देती है, बेमतलब रोती हंसती है, चीज़ें उठा उठा कर फेंकती भी, जो हाथ में आता है उसे मारपीट शुरू कर देती है और सारे कपड़े उतार कर भी फेंक देती, बिल्कुल नंगी हो जाती है और जांघें पीट पीट कर बाप से कहती, लो ले तूने मुझे अपने लिए रखा है, मुझे खा, मुझे चबा, मुझे भोग। यह पीटता है, गालियाँ खाता है और सब कुछ करता है, लेकिन पहरे में जरा ढील नहीं होने देता। चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठा बैठा सुनता रहता है। क्या जिंदगी है बेचारी की। बाप है सो उसे भोग नहीं सकता और छोड़ तो सकता ही नहीं। मेरी तो उम्र नहीं, वरना कभी मन होता है ले आऊं, जो होगा सो देखा जाएगा। और तीखी व्यथा से मुस्कुराता चौकीदार देर तक आंख को देखता रहा। फिर धीरे से ओठ चबाकर बोला, इसकी बूटी बूटी कर्म लोहे से दागी जाए और फिर टिकटी बांध कर गोली से उड़ा दिया जाए। गोविंद का भी दिल भारी सा हो गया। उसने देखा बुढ़े चौकीदार की गीली आंखें में सामने की बरोसी की धुंधली आंखें परछाई झलमला रही थी। आधी रात को अपनी कोठरी में लेटे लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए मोमबत्ती की रोशनी में उसकी सारी बातों का एक एक चित्र गोविंद की आंखों के आगे साकार हो उठा और फिर उसने अंधकार की प्राचीरों से घिरी गर्म गर्म आंसू बहाती मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में रेखांकित पंक्तियाँ पड़ी। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भला ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊँगी। गोविंद के मन में अपने आप एक सवाल उठा, क्या मैं ही पहला आदमी हूँ जो इसी पुकार को सुनकर ऐसा व्याकुल हो उठा हूँ, या औरों ने भी इस आवाज़ को सुना और सुनकर अनसुना कर दिया? और क्या सचमुच जवान लड़की की आवाज़ को सुनकर अनसुना किया जा सकता है? तो ये प्रश्न जो है गोविंद के मन में कौतूहल के साथ रह गए। और इसी तरीके से हमने कहा कि किस तरीके से वो अपने लक्ष्मी अपने अस्तित्व को खो बैठती है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की स्वार्थ लिप्तता और समाज में जो स्त्रियों की दशा है उसको ये चित्रित करते हुए राजेंद्र यादव जी ने एक लड़की की पुकार बताई है कि धनार्जन स्वार्थ लिप्तता कितनी बड़ी चीज़ है, जिसे किसी का भी ज़िंदगी या जो भी ज़िंदगी के जो खास पहलू हैं उनको अनसुना किया जा सकता है। तो आज के लिए ये कहानी इतने पे है, हम बाकी नेक्स्ट कहानी लेंगे। और ऐसी ही बहुत सारी उपयोगी कहानी उपन्यास जो भी आपकी हिंदी के सिलेबस में लगे हुए हैं वो इस चैनल पे हैं। अगर आपको पसंद आया कहानी को तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी फॉरवर्ड करें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।